हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ऐप पे आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस का प्री हो चुका है। मेंस में आंसर राइटिंग आता है, तो मैं अपना आंसर राइटिंग कर रहा हूँ आप और उसी को रिकॉर्ड करके मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ। प्रीवियस ईयर ही पहले मैं लगा रहा हूँ और जहाँ से जो क्वेश्चन लगाऊंगा मैं वो सभी वीडियो मैं बनाऊंगा। मैं बस इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो मेरा सिलेबस है वो रिवीजन हो जाए, एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाए ताकि आप लोग देखें और उसमें कोई कमी हो तो बताएं और आप लोग भी सीखें और आप लोग भी प्रैक्टिस करें। तो मेंस में कुल मिला के जो पेपर होते हैं वो होता है, पहला पेपर होता है हिंदी कंपलसरी का। हिंदी कंपलसरी कंपलसरी का होता है, 150 मार्क का होता है। 150 मार्क, इधर हम लोग मार्क लिख लेंगे। 150 मार्क का होता है। फिर आता है निबंध। निबंध भी आपका 150 मार्क का होता है। उसमें 3 निबंध लिखने होते हैं। पर निबंध 50 नंबर का होता है। 50 नंबर। और वर्ड जो हो जाएंगे आपका, वर्ड जो हो जाएगा 600 से 700 के आसपास। 3 निबंध लिखने होंगे 3 घंटे में। ये सभी पेपर 3 आवर के हैं। 3 आवर के हैं आप, और आपको रिटर्न लिखना है, पेन चलाना है, आपको रिटर्न लिखना है। फिर जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पेपर और फिफ्थ एंड सिक्स्थ पेपर। ये सभी 200 नंबर के होंगे। तो गुणित 6, टोटल 1200। ये 300, ये और 100 नंबर का इंटरव्यू। 12 से 13 से 1600 का 1600 का कुल आपका पेपर होगा। आपको लिखने होंगे 6 2 8, लगभग 8 पेपर होंगे जो कि आपको देना होगा। और यह पेपर सबको करना होगा, सबको ही देना है। पेपर 5th और पेपर 6 जो है वो यूपी स्पेशल का है। यूपी स्पेशल का यूपी स्पेशल का है यूपी स्पेशल का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग करेंगे धीरे धीरे। तो हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन मेनली 2 टाइप के पूछे जाते हैं। प्रत्येक जीएस के प्रश्न में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन जो होंगे आपके 10 क्वेश्चन जो होंगे आपके 10 क्वेश्चन जो होंगे आपके और 10 क्वेश्चन जो होंगे दूसरे आपके। 10 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके 8 नंबर के, 8 मार्क के और 125 वर्ड, 125 वर्ड। और 12 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, आपके पास बोले उधर चिल्ला रहा है। 12 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो 200 वर्ड के होंगे, 200 वर्ड के होंगे। तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा क्वेश्चन को छोटे छोटे रूपों में ब्रेक करेंगे। छोटे छोटे रूपों में या तरीकों में जो भी है, इनको तोड़ा जाएगा और उसको लिखा जाएगा। भूमिका जब हम लिखेंगे भूमिका जब हम लिखेंगे क्या हो गया? भूमिका जब हम लिखेंगे तो वो भूमिका हम कोशिश करेंगे 25 से 30 वर्ड की। अगर 200 वर्ड का है तो 25 से 30 वर्ड की भूमिका। 125 का है तो 20 से 25, 20 से 25 या 15 से 20 आप कर सकते हैं, जो भी हो अब देख लीजिए अपनी सुविधा। फिर मेन बॉडी आएगा।
मेन बॉडी में हम लोग जो आंसर लिखा रहेगा, पूछा रहेगा, जैसे चुनौतियां तो खैर लास्ट में पूछता है। मेन बॉडी रहेगा क्वेश्चन का, मेन बॉडी के बाद रहेगा कंक्लूजन। कंक्लू इधर निष्कर्ष लिखते हैं। स्पेलिंग मेरी थी गड़बड़, इंग्लिश, माय इंग्लिश इज वेरी पुअर। निष्कर्ष जिसे हिंदी में लिखा जाता है, निष्कर्ष लिखना होगा। निष्कर्ष भी यही होगा, कोशिश करेंगे हम निष्कर्ष की जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है या करंट का है उससे रिलेट करके निष्कर्ष लिखा जाए। तो ये 3 चीजें हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। मेरा भी पहला वीडियो है, मैंने भी इससे पहले कभी वीडियो नहीं बनाया, तो हो सकता है अभी मुझे में कॉन्फिडेंस का लैक हो और मैं अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आप लोग सभी लोग मैनेज करिए और देखिए आप लोगों का भी फायदा होगा, मेरा अकेले का खुद का फायदा नहीं है ये। तो आइए हम लोग शुरू किए हैं, मैंने आज किया है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का मैंने आंसर लिखा है और उसी आंसर को मैंने पीडीएफ बना के पीडीएफ बना के आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। ज़्यादा अच्छा पीडीएफ है नहीं, मेरा भी पहली बार वीडियो बना हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग करेंगे 2018 से, जब से मेंस का पेपर हो रहा है 2023 तक का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मेंस में जितने भी आए थे। तो शुरू करते हैं। हमारा 2018 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। बौद्ध धर्म है सिलेबस में हमारे, जैन धर्म है सिलेबस में हमारे, प्री में भी है, मेंस में ही है, तो बौद्ध धर्म से एक न एक क्वेश्चन आपका रहेगा। तो इस बार आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है, उधर हमारा एशियंट हिस्ट्री में आ जाता है बौद्ध धर्म, तो इससे एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि विश्व शांति में, जैसे इस समय क्या हो रहा है विश्व शांति में, इस समय क्या है, थिकनेस कम कर लेते हैं। सो गया, ये हटेगा कैसे, लिख तो लिया, हटेगा कैसे, हाँ थिकनेस कम कर लेते हैं। तो जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध है, चला ही जा रहा है। फिर फिलिस्तीन इजराइल का है, इजराइल का युद्ध है, ये भी चला आ रहा है। तो विश्व शांति की बात हो रही है, ये युद्ध हो रहा है, उधर हम शांति की बात कर रहे हैं। तो हमें ये लिखना है कि जो बौद्ध धर्म के साहित्य हैं, बौद्ध धर्म के साहित्य हैं, वो विश्व शांति में कैसे योगदान दे सकते हैं, कैसे योगदान दे सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। आइए देखिए, इंट्रो लिखेंगे पहले हम 20 से 25 वर्ड का, ये 125 वर्ड का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन करते समय हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है वर्ड लिमिट, अगर हम ज़्यादा लिखते हैं तो वहाँ हमारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, अगर हम कम लिखते हैं तो हमारे 125 और 200 वर्ड की जो लिमिट पूरी नहीं होगी तो हमारी कॉपी आधी आधी लगेगी। तो हमें फोकस करना है वर्ड पे, और जो भी कलेक्शन है उन्हीं को ही हमें लिखना है, फालतू चीजें बिल्कुल नहीं लिखनी है। रिप्रेजेंट हमारा अच्छा होना चाहिए, तभी हमारा जाके नंबर मिलेगा। तो विश्व शांति के निर्माण में बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण भूमिका है। बौद्ध साहित्य अपने अहिंसावादी सिद्धांतों, करुणा, दया भाव आदि शिक्षाओं के माध्यम से दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ की भावना विकसित करने में सक्षम बनाता है।
ये हमारा इंट्रो हो गया। अब दूसरा चीज ये पूछा है कि बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए विश्व शांति के रिस्पेक्ट में। तो विश्व शांति की स्थापना में बौद्ध साहित्य का महत्व। पहला मैंने लिखा है कि बौद्ध साहित्य का प्रतित्य समुत्पाद में समस्त समस्याओं का, ये आपको याद रखना है, एक दो बार लिखेंगे याद हो जाएगा, में समस्त समस्याओं का मूल कारण अज्ञानता एवं तृष्णा और अतिवाद विचारों के निषेध पर बल देता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, रूस यूक्रेन और इसराइल फिलिस्तीन आदि की जड़ें कहीं न कहीं अज्ञानता और तृष्णा पर निर्भर करती हैं। युद्ध मेरा छूट गया है, यहाँ युद्ध कर लीजिए, मुझे भी युद्ध करना होगा। तो युद्ध हो गया। फिर दूसरा देखिए मैंने लिखा है कि बौद्ध साहित्य का जो मध्यम मार्गी सिद्धांत है, वो विश्व शांति को बढ़ावा देने हेतु एक मूल्यवान, शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में कार्य करता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया मेरा। तीसरा, जैसा कि ध्यान एवं धारणा के साथ अनुशासित जीवन व्यक्ति के संयमी एवं ग्रहणशील व्यक्ति को संयमी, यहाँ को होगा कि नहीं होगा, व्यक्ति को संयमी एवं ग्रहणशील बनाता है। इसकी झलक हमें संयुक्त राष्ट्र के जो कल्याणकारी कार्यक्रम है, लोकतांत्रिक भावना, निःशक्तिकरण और विश्व शांति आदि के माध्यम से देखने को मिलती है। फिर मैं निष्कर्ष लिखूंगा, हालांकि मुझे निष्कर्ष समझे में नहीं आया, क्या लिखूं? आप लोग कमेंट करके बताइए किसका निष्कर्ष क्या लिखा जाना चाहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2018 का, ये 2018 में एक ही क्वेश्चन पूछा था। 2019 का नेक्स्ट 2019 में आते हैं। 2019 में आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए एवं वर्तमान में इसकी सार्थकता की समीक्षा कीजिए। ये 200 वर्ड का क्वेश्चन है, 12 नंबर, ये 2019 का पूछा गया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इंट्रो हम लोग क्वेश्चन में जो वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी, जो भी वैदिक पीरियड भी एशियन का इतिहास हिस्ट्री का भाग है, जो कि आर्ट एंड कल्चर में आता है। वैदिक पीरियड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, गुप्ता है, चोलाज है, मौर्याज है, और क्या नाम है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म है। इन सभी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, प्री में भी बनते हैं, मेंस में भी बनते हैं, तो ये टॉपिक अच्छा है। तो वैदिक सभ्यता की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व की अवधि को माना जाता है। वैदिक शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना है। जो वैदिक व्यवस्था का उद्देश्य है, वो मानव का सर्वांगीण मतलब चौतरफा विकास करना है। चौतरफा विकास करना है, ये वैदिक शिक्षा का उद्देश्य था। वैदिक शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या है वो देख लेते हैं। गुरुकुल प्रणाली, छात्रों को शिक्षा गुरुओं के आश्रमों में रहकर लेनी पड़ती थी, जिससे छात्रों में छात्रों में शिक्षा, नैतिकता एवं जीवन शैली को एकत्रित किया, जिसने जिससे छात्रों में शिक्षा की एकीकृत किया। दूसरा लिखते हैं मौखिक शिक्षा। मौखिक शिक्षा में है कि वैदिक शिक्षा में मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी। इसमें पवित्र ग्रंथों को याद करने पर जोर दिया, जिससे गुरु शिक्षक के मध्य मजबूत रिश्ते को बल मिला। मतलब कि स्टूडेंट जैसे कि स्टूडेंट 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 एंड टीचर टीचर के बीच भावुकता, आमने सामने रहने पे भावना आदि का विकास हुआ। तो इससे इन दोनों के बीच संबंध जो हुए वो मजबूत हुए, इमोशनल अटैचमेंट बना रहा, क्योंकि इसी माध्यम से पहले शिक्षा ग्रहण की जाती थी। आज यूट्यूब
और बाकी विभिन्न माध्यमों से शिक्षा दी जाती है, तो उतना स्टूडेंट और टीचरों के बीच इमोशन नहीं बन पाता है, जो कि इस समय था, वैदिक समय में था। फिर इस समय जो शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत भाषा में दिया जाता था, यानी जो भाषा का प्रयोग किया जाता था वो संस्कृत किया जाता था। न- नैतिकता पर बल। वैदिक शिक्षा नैतिकता एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर जोर देती है और छात्रों के धार्मिक एवं आध्यात्मिक जीवन को मार्गदर्शित करती है। ये है। फिर दूसरा है पाठ्यक्रम। इनके पाठ्यक्रम में गणित, खगोल, विज्ञान, चिकित्सा एवं दर्शन के विषय शामिल थे। किसी भी विषय को छोड़ा नहीं गया था। जैसे आज पाठ्यक्रम में मैथ, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, गवर्नेंस सब रहता है। उसी तरह वहाँ के भी पाठ्यक्रम में सिखाया जाता था, लेकिन सब मौखिक रूप से सिखाया जाता था। मौखिक रूप से सिखाया जाता था और जो लिखित रूप से संरक्षित रखा जाता था उन्हें ही याद कराया जाता था, जिसे पांडुलिपि या पुराण, वेद इस टाइप की चीजें बोला जाता था। प्रकृति के प्रति सम्मान। वैदिक शिक्षा में पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति श्रद्धा या समर्पण समर्पण श्रद्धा या समर्पण पर जोर दिया जाता था, या संतुलन संतुलन को बनाए रखना, सतत विकास सतत विकास विकास जो भी है। सतत विकास की परिभाषा तो अब आई है, लेकिन ऐसा था कि उस समय भी ये कहीं न कहीं देखने को चीजें मिलती हैं कि संसाधनों का जो दोहन है वो अगली पीढ़ियों के लिए न हो, ये भावना लोगों में उस समय मेरे ख्याल से होती रही होंगी। फिर तीसरे पार्ट पे आते हैं इसी क्वेश्चन के कि वैदिक शिक्षा प्रणाली की वर्तमान में क्या उपयोगिता है या क्या महत्व है। तो पहला इसमें मैंने लिखा है कि वर्तमान में तीव्र औद्योगिकरण के कारण उपभोक्तावादी समाज का निर्माण हुआ है, जिसने लालच को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम भयावह है। इस लालच को रोकने के लिए वैदिक शिक्षा पर आधारित संपुष्य विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। संपुष्य विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए या देती है वैदिक शिक्षा। फिर दूसरा है आधुनिक समाज। आधुनिक समाज में स्वार्थी, स्वकेंद्रित होने की समस्या विद्यमान है, जिसके लिए वैदिक ऋषियों ने वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा का प्रतिपादन किया। G20 में भी आप देखेंगे इसी के वसुधैव कुटुम्बकम से रिलेटेड हमारी थीम रखी गई थी। ये भी काफी अच्छा है, वसुधैव कुटुम्बकम। आप इसको इथिक्स में भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी यूज कर सकते हैं आर्ट एंड कल्चर में। फिर तीसरा है वर्तमान में युवाओं की एक बड़ी समस्या मानसिक उद्विग्नता मानसिक उद्विग्नता। इसका मतलब होता है जैसे कि डिप्रेशन में चले जाना, आजकल की जनरेशन जैसा जा रही है, बात बात पे नाराज होना और इन सब की चीजें हैं। जैसे अवसाद टाइप की जो चीजें होती हैं, हिंदी में अवसाद बोलते हैं। तो वो उसको दूर करने के लिए साधना और योग क्रिया का सहारा लिया गया, जो कि वैदिक शिक्षा में बताया जाता था। फिर है फिर निष्कर्ष लिखते हैं एक अच्छा सा। अतः स्पष्ट है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली वर्तमान में भी समग्र शिक्षा, नैतिक मूल्यों और टिकाऊ जीवन में मूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसलिए आज भी हम वैदिक शिक्षाओं को अपने व्यवहार में अनुपालन कर एवं शिक्षा प्रणाली में एकीकृत कर अपनी सभ्यता अपनी सभ्यता के विकास की गति को और आगे ले जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं आप। यहाँ निष्कर्ष में हेडिंग नहीं डालेंगे, यहाँ निष्कर्ष में हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। बस ऐसा ही, बस हमें ऐसा लिखना है कि यहाँ जो ये जो वाली लाइन है, बॉर्डर लाइन है, इससे थोड़ा हमें छोड़ के लिखना होगा। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा छोड़ के हम लोग लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन है। 125 वर्ड का पूछा गया है कि 600 से 300 ईसा पूर्व में मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में लौह खनिज की भूमिका का वर्णन कीजिए।
तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो हमारे यहाँ सभ्यताओं का विकास हुआ वो पहले हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद फिर वैदिक पीरियड आया। वैदिक पीरियड के बाद फिर महाजनपदा। महाजनपदा महाजनपद के बाद फिर वही मगध आया। मगध साम्राज्य का उदय हुआ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक, महाजनपदा, द्वितीय नगरीकरण माना जाता है इसे। सेकेंड नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन। और फिर मगध साम्राज्य आ जाता है। तो वैदिक पीरियड में यानी कि 600 से लेके 300 बीसी के आसपास जो वैदिक पीरियड के बाद उत्तर वैदिक काल था। उत्तर वैदिक काल में वैदिक वैदिक काल लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज हुई जिसे श्याम अयश कहा गया। जिसे श्याम अयश कहा गया। इसे बार बार थिकनेस कम करना पड़ता है नया पेज न मिलने पे। यही सब दिक्कतें हैं, सब समझ में नहीं आता है। तो जैसे जैसे हम मानव सभ्यता का विकास हुआ तो मानव सभ्यता ने जो धातुएं यूज की, तो सबसे पहले मानव ने पाषाण काल में पत्थर यूज किए हथियार के रूप में। पत्थर के बाद इसमें कॉपर कॉपर और टिन कॉपर एंड टिन होता है। कॉपर एंड टिन मिला के कांसा बनाया। तो कॉपर इन्हें खेतड़ी की जो खान है राजस्थान वाली, खेतड़ी की खान है वहां से मिला। खेतड़ी की खान राजस्थान में है, यहाँ से इन्हें मिला। और फिर धीरे धीरे जैसे ये पूर्वी भारत की तरफ बढ़े तो इन्हें आयरन मिला। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में थोड़ा मोड़ा, तो यहाँ इन्हें कोल मिला और कोल के साथ आयरन मिला। कोल को जला के हीट प्रोड्यूस की गई और आयरन को शेप दिया गया जिससे हमारे हथियार बने, हल बने। तो इस लौह ने जो विकास किया 600 से 300 के आसपास, उसी विकास के बारे में पूछ रहा है और कुछ नहीं है। आइए देखते हैं। तो मानव में सामाजिक आर्थिक विकास मतलब समाज में कितना विकास, सामाजिक और आर्थिक मतलब समाज कैसे आगे बढ़ा और आर्थिक क्रियाएं कैसे शुरू हुई, बस वही पूछा है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लौह युग की शुरुआत 600 से 300 ईसा पूर्व में उत्तर हड़प्पा संस्कृति के बाद मानी जाती है। इस अवधि में लोहे की खोज इस अवधि में लोहे की खोज ने हथियारों के प्रकारों, युद्ध की तकनीकों व रथ के प्रयोगों में व्याप्त परिवर्तनों को अंजाम दिया। इस अवधि में मानव के सामाजिक और आर्थिक विकास में लौह खनिज की भूमिका थी। भूमिका देख लेते हैं। क्वेश्चन का अब सेकंड पार्ट शुरू हो गया। इंट्रो यहाँ तक हो गया कि कृषि का विकास। लोहे से बने हल मिट्टी को जोतने में अधिक कुशल हुआ। भू कृषि क्षेत्र बढ़ा। उत्पादन अधिक होने से जनसंख्या वृद्धि एवं व्यापार को बढ़ावा मिला। दूसरा, शिल्प कौशल एवं औद्योगिक विकास। प्रचुर मात्रा में लोहे के उपलब्धता के कारण उपकरण एवं हथियार अधिक सुलभ हो गए, जिससे औद्योगिक विकास को बल मिला, जिससे सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई। तीसरे में आधारभूत संरचना का विकास। आधारभूत संरचना का विकास। सम्राट अशोक ने सड़कों एवं स्तंभों का एक विशाल नेटवर्क बनाने के लिए लोहे का प्रयोग किया। इन विशाल सड़क नेटवर्क ने व्यापार संचार को सुगम बनाया, जिससे आर्थिक प्रगति आई। ये भी लिख सकते हैं। फिर शहरीकरण को बढ़ावा मिला लोहे के उत्पादन से। फिर जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कांसा प्रयोग होता था, उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं, फिर भी यहाँ नगरीकरण को बढ़ावा मिला।
यानी धातु जो है वो नगरीकरण की तरफ ले। आज भी देख लीजिए हमारे यहाँ तमाम ऐसे ऐसे मेटलों की खोज की जा रही है जिनकी डेंसिटी कम हो, यानी कि जिनका वेट भार कम हो या मास कम हो, लेकिन उनकी टफनेस हार्डनेस ये सब अधिक हो। ऐसे एरोप्लेन बनाने में लोहे का कम उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम या स्टील बॉडी ज्यादा यूज किए जाते हैं क्योंकि इनके वेट या मास कम होते हैं लेकिन इसकी स्ट्रेंथ उनसे ज्यादा होती है। फिर रक्षा एवं सुरक्षा, लोहे के बने हथियारों ने साम्राज्य विस्तार व रक्षा एवं सुरक्षा में भी योगदान दिया। अब निष्कर्ष पे आ जाते हैं। अतः लोहे के विकास ने मानव इतिहास में परिवर्तनकारी विकास किया, कृषि, कौशल, व्यापार को बढ़ावा मिला, जो जो मानव प्रगति को चिन्हित करता है। इतना कंक्लूजन हमने निष्कर्ष लिख लिया। आप भी लिखिए, आप भी अपना लिख के शेयर करिए कमेंट में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजिए। आप मेरा देखिए, मैं आपका देखता हूँ, दोनों एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2019 का ही क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें उत्तर पेपर 5th एंड पेपर 6 में उत्तर प्रदेश के जिले से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो 19 का क्वेश्चन है, तो ये जीएस पेपर 1 में आया था। तो अब इसको हम लोग जीएस पेपर 5th या 6 के नजरिए से तैयार करेंगे। जैसे इस बार प्रयागराज के बारे में पूछ दिया है। अभी हाल ही में 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगा है। महाकुंभ से प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरव्यू जब आप देखेंगे, इंटरव्यू देने मान लीजिए जाएंगे, तो महाकुंभ से रिलेटेड पूछेंगे क्वेश्चन कि कहाँ कहाँ महाकुंभ लगते हैं, क्यों महाकुंभ लगता है, और अखाड़ा क्या है, कितने अखाड़ों की संख्या है, ये क्या होते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ये सब देख के जाइएगा। तो इसी तरह जो जिलों से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। जैसे कानपुर का सांस्कृतिक महत्व बता सकता है या औद्योगिक महत्व पूछा जा सकता है। प्रयागराज पे दोबारा कुंभ मेला लगा है, तो प्रयागराज पे दोबारा क्वेश्चन बन सकता है। तो जिलों पे आधारित क्वेश्चन बनेंगे। गोरखपुर देख लीजिए, गोरखपुर पे भी देख लीजिए, गोरखपुर का भी विकास हुआ है तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक इम्पोर्टेंस क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो इसके इंट्रो में देखेंगे, बस इंट्रो में ये बताएंगे उत्तर प्रदेश कहाँ है, किस नदी के तट पे है। इसी टाइप से इंट्रो हम लोगों को जब जिलों से या राज्यों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी टाइप से हम लोग इंट्रो लिखेंगे। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक महत्व का केंद्र बिंदु है, जो गंगा, यमुना तथा सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। बस इतना ही। फिर इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, सांस्कृतिक महत्व में हेडिंग डालेंगे। इसे बॉक्स में करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो आप ऐसे सांस्कृतिक महत्व लिख के ऐसे डाल सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन है, आपको इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। डेली कभी गलत होगा लिखना पड़ेगा, कभी ऊपर होगा तो भी लिखना पड़ेगा, छोटा होगा बड़ा होगा। ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये लाइन वाली कॉपी पे, तब तक वहाँ थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आता है। तो प्रैक्टिस करिए, लिखिए जरूरी, क्योंकि आप ही को एग्जाम देना है, कोई दूसरा एग्जाम वहाँ नहीं देगा। तो महान ऋषि मुनियों की जन्म स्थली है, जैसे भारद्वाज, दुर्वासा। भारद्वाज का तो इलाहाबाद में आश्रम भी है, यहाँ बालसन चौराहे के आसपास। फिर आर्यों की बस्ती की स्थापना के साक्ष्य प्राप्त होते हैं यहाँ पास, ये दूसरा पॉइंट लिख दीजिए। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं कि इसकी पवित्रता पुराणों, रामायणों और महाभारत के संदर्भ में प्रकट होती है। जब भी आप वैदिक पीरियड के जो ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ेंगे, या इंडस वैली के सिविलाइजेशन के जो भी ग्रंथ है, वहाँ गंगा नदी का नाम आता है, यमुना का नाम आता है,
ये नदियों का नाम आता है। गंगा को पवित्र नदी भी माना गया है, मानी भी जाती है। यूनेस्को यूनेस्को नहीं, कुंभ मेले को यूनेस्को ने अमूर्त धरोहर में भी शामिल किया है, वो भी देखिए एक चीज ही है। और गंगा में बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। गंगा के पानी में अगर आप उन्हें डब्बे में पानी रखे तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। ये भी एक गंगा का ही है, रूप है। तीसरा लिखेंगे, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में प्राचीन काल के राजाओं की वीर गाथाओं का उल्लेख मिलता है, जो इतिहास लेखन में भी मदद करता है। प्रयाग प्रशस्ति जो मिला है उसे देख लीजिए। फिर हाँ, कौशाम्बी में बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्रों में से एक था। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी पर्वत जैन सॉरी जैन धर्म का प्रथम प्रमुख तीर्थ स्थल था, धार्मिक विविधता का सूचक है। मैंने इसे अलग अलग कर दिया है, आप लोग चाहें तो इसको एक ही में कर सकते हैं। जैसे कि कौशाम्बी के बारे में लिखना हो तो आप लोग कौशाम्बी के बारे में ये लिख सकते हैं कि, यही लिख लेता हूँ, कौशाम्बी जो था, कौशाम्बी बौद्ध धर्म और जैन धर्म का केंद्र बिंदु था, केंद्र बिंदु था। इससे ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है, ये पता चलता है कि कौशाम्बी में धार्मिक विविधता मौजूद थी। ये लिख सकते हैं हम लोग। वही दोनों को मिसमर्ज करके एक लिख देंगे कि कौशाम्बी में धार्मिक, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, जैसे कौशाम्बी में बौद्ध और जैन धर्म के केंद्र थे, जैन जैन के केंद्र थे, धार्मिक विविधता विविधता या बहुलता को बढ़ावा दिया गया, ये लिख सकते हैं। अब निष्कर्ष पे आ जाते हैं। निष्कर्ष की हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है, जो यह प्रदर्शित करता है कि प्राचीन काल से अब तक इसका महत्व बना हुआ है या बनी हुई महत्ता बनी हुई है या महत्व बना हुआ है। आप लोग निष्कर्ष लिख सकते हैं अपने से भी। निष्कर्ष आप लोग भी आंसर लिख के कमेंट में शेयर कीजिए, मैं भी देखूं कि निष्कर्ष कैसे कैसे कितना बेटर लिखा जा सकता है। लिखिए, जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, और प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि आपको जब प्रीवियस ईयर आप लगाएंगे तो आपका पूरा सिलेबस जो होगा वो कवर होगा, और चीजें यही घुमा फिरा के ऊपर नीचे करके पूछी जाती हैं। आपको बस पॉइंट पते होने चाहिए, एक एक व्यू को दूसरे व्यू से रिलेट करने के लिए, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2020 का। 2020 का क्वेश्चन है 125 वर्ड का है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी, यहाँ इंग्लिश में देखेंगे। जब भी एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप मेंस का पेपर देने जाइए तो क्वेश्चन को दोनों फॉर्म में पढ़ना है। इंग्लिश इंग्लिश में भी रीड करना है, क्वेश्चन को इंग्लिश में भी रीड करना है, प्लस हिंदी में भी रीड करना है। ज्यादातर फोकस हमें इंग्लिश का जो पुछल्ले वर्ड है उस पे फोकस करना है, क्योंकि ये लोग ट्रांसलेशन में हिंदी में गड़बड़ कर देते हैं। तो इंग्लिश में नोट लिखा है, हिंदी में टिप्पणी लिखा है। तो टिप्पणी का मतलब जैसे कुछ पक्ष में बताना, कुछ विपक्ष में बताना, और नोट का मतलब कि उसके विशेषताएं या उसके गुण या प्रॉपर्टी इस टाइप की, या उसके बारे में ये सब बताना है। तो नोट लिखने के लिए बोला है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले इंट्रो में हम लिखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये इसके बारे में हम बताएंगे कि इसका लोकेशन क्या था, टेन्योर क्या था,
और इसकी क्या विशेषता थी, इतना ही सिर्फ इंट्रो में लिखना है। तो हड़प्पा सभ्यता का विकास 2600 से 1700 ईसा पूर्व सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के तट पर हुआ। यह विश्व की प्राचीनतम व प्रथम नगरी सभ्यता मानी जाती है। जाहिर सी बात है, मेसोपोटामिया में से सभ्यता के ये प्राचीन सभ्यताएं थी, उनके समकालीन थी और प्रथम नगरी सभ्यता भी मानी जाती है। इतना इंट्रो लिख दिया। अब लिखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। तो पहली विशेषता मैंने लिखी है, एक मिनट, पहली विशेषता मैंने लिखी है, एक मिनट, हाँ, पहली विशेषता मैंने लिखी है कि हड़प्पा के शहरों की योजना ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटेंगी तो इसका क्या मतलब होगा? समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटेंगी तो जो दो पॉइंटों के बीच की मिनिमम दूरी होगी वो समकोण पर पाई जाएगी। ये सोचिए, उस समय की ये बात है जब ये चीजें लोगों को पता थी। ठीक है, दूसरे में आते हैं। हड़प्पा के शहरों की सबसे अच्छी विशेषता उन्नत जल निकासी। उन्नत जल निकासी थी। नालियां ढकी हुई रहती थी और घरों से निकलने वाली छोटी नालियां बड़ी नालियों से जुड़ी होती थी। जैसा आज भी पाया जाता है, आपने देखा होगा कि घरों से पाइप के द्वारा नाली में से जाते हैं, नाली को फिर सिंक होल या सीवर सीवर से कनेक्ट किया जाता है और नालियां ढकी रहती हैं। हमारे यहाँ खुली खुली नालियां मिलती हैं, लेकिन फिर भी ढकी ढकी ही रहती हैं ज्यादातर देखा जाए तो। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता में था। फिर हड़प्पा सभ्यता में घरों के निर्माण में ज्यादातर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। ईंटों का आकार निश्चित आकार का होता था। ये भी एक सही पॉइंट है, जैसा कि आज बनाया जाता है। फिर है हड़प्पा सभ्यता में खिड़कियां और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। मकान में स्नानागार, कुएं भी साक्ष्य मिले हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया मेरा। चौथे पॉइंट पे आते हैं। तो चौथा पॉइंट ये तो उसी का है, स्नानागार और कुएं उसी का है। फिर पांचवें पॉइंट, चौथे पॉइंट पे आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों को दो भागों में बांटा गया था। एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर होता था जिसे दुर्ग कहते थे, तथा निचला भाग जो शहर होता था। हमारा भी हमारा भी जो पूरा है वो दो भागों में बटा है। दो क्या, लगभग तीन है। एक तो शहर बोल देते हैं, अर्बन, फिर ग्रामीण, रूरल। फिर इन दोनों के बीच का जो होता है, बलवंत राय मेहता ने तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, लेकिन अशोक मेहता ने दो स्तरीय। तो जो दूसरा स्तर है वो गायब हो जाता है, बीच वाला, जहाँ 40,000 या ऐसे कुछ जनसंख्या से कम होता है, वहाँ ऐसा होता है। क्राइटेरिया एक बार देख लीजिएगा जो भी है। तो ये है, ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा शहरों में सुव्यवस्थित बाजार लगते थे, जो कि निचले शहर में लगते थे। बाजार संभावित रूप से व्यापार एवं वाणिज्य के केंद्र थे, जिससे आर्थिक आर्थिक क्रिया बढ़ी। आर्थिक क्रियाओं के योगदान से मानव का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हुआ या विकास हुआ, जो भी कहिए। तो हड़प्पा सभ्यता शहरी जीवन हेतु एक उच्च संगठित एवं व्यवस्थित दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जिसकी आवश्यकता वर्तमान नगरीकरण के नियोजन क्षमता, उत्कृष्टता एवं इंजीनियरिंग कौशल को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। सहायक सिद्ध हुई है, क्या हो गया, सहायक सिद्ध हो सकती है। तो जैसा कि देखेंगे कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, उसमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो नगरीकरण के कारण जो समस्याएं आती थी, आज भी हमारे यहाँ नगरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। हमारे यहाँ हर गांव को नगर बनाया जा रहा है, हर गांव को नगर बनाया जा रहा है, तो नगरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। तो नगरीकरण की समस्या आती है, जैसे प्रदूषण की समस्या आती है, प्रदूषण कैसे, जल निकासी की समस्या आती है। अभी देखेंगे मुंबई में आधा घंटा बारिश हो जाए, आधा घंटा हाफ आवर बारिश हो जाए
तो वहाँ के प्लेटफॉर्म डूब जाते हैं। अभी सऊदी अरब या दुबई जहाँ भी हुआ हो, वहाँ देखिए बारिश हुआ है, बाढ़ आ गई है, बड़ी-बड़ी महंगी-महंगी गाड़ियाँ ये सब तैर रही थी। तो वहाँ का जो रोड का कंस्ट्रक्शन है सऊदी अरब का, अब वो वहाँ से जल निकासी उतना ही निकासी का प्रबंधन किया गया था, जहाँ उतना पानी उपलब्ध था, वहाँ उतनी वर्षा होती नहीं थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ वर्षा हुई और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था न होने के कारण या उस अनुरूप वहाँ रोडें नहीं बनाई गई थी, जिसके कारण बाढ़ आ गई। ये भी नगरीकरण का एक आने वाली समस्या है। तो जल निकासी के लिए अच्छा स्रोत हमें इंडस वैली से सीखने को मिलता है, जो उस समय की थियरी या कंसेप्ट या टेक्नोलॉजी को आज भी लागू करने से आज भी उसका महत्व बना हुआ है। यही चीजें आपको घुमा फिरा के लिखनी है, एग्जाम में आएगा, लेकिन लिखना आप ही को पड़ेगा। तो अब हमने 3 वर्ष का कंप्लीट कर लिया है, 2018, 2019 और 2020 एक कंप्लीट हो गए हैं। 21 का बचा है, 22 का बचा है और 23 का बचा है। मैं इनकी पूरी वीडियो आर्ट एंड कल्चर वाले का, आर्ट एंड कल्चर का ट्यूसडे को मैं इस पे डाल दूंगा चैनल पे। पूरा हमारा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग भी इस क्वेश्चन को देखिए, लिखिए, कोशिश करिए, क्योंकि प्रैक्टिस हम ही लोगों को करना है और बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सिलेक्शन पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी पेन चलती रहनी चाहिए। पेन चलती रहनी चाहिए, पेन चलती रह अगर पेन रुकी तो सिलेक्शन होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं या जो भी है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी हम वहाँ जाके सरवाइव कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और लाइक करिए, और मैं इसी तरह आगे भी मेंस की वीडियो बनाता रहूँगा। मैं लिख रहा हूँ तो इसी को वीडियो पर रिकॉर्ड करके अभी डालता रहूँगा, क्योंकि मुझे आंसर राइटिंग करनी है। तो जो मैं पहले आंसर लिखूँगा, ज़्यादातर वीडियो मेरी इसी टाइप की रहेंगी, क्योंकि आंसर राइटिंग करना है। इन्हीं को लिख के मैं वीडियो पीडीएफ के माध्यम से आप सभी लोगों को बताऊँगा नहीं, पढ़ाऊँगा नहीं। मैं पढ़ाने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं बस अपना प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से फ़ायदा होता है तो आप लोग देखिए, और आप लोग भी आंसर राइटिंग करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपने पीडीएफ को भेजिए, जिससे मैं भी देखूँ और सीखूँ, तो ये मेरे लिए भी फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।